हेलो, गुड मॉर्निंग चेल्सी, गुड मॉर्निंग चेल्सी, गुड मॉर्निंग। अरे गुड बोलते नहीं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बड़ा कम बच्चा आज। लेस स्टूडेंट टुडे, ओनली 17। 17 में भी दो तो मैं ही हूँ। चलो अभी बच्चे आ रहे हैं। क्या चल रहा था हम लोग का? क्या चल रहा था बच्चों? अरे बोल दो क्या चल रहा था यार। हम लोग नए चैप्टर पे आ गए थे, सॉलिड स्टेट पे शायद। क्यों? अबे बोलते ही नहीं तुम लोग तो, गजब हो। ये मानो देखो, अनम्यूट करके बैठा हुआ लेकिन बोलेगा नहीं, तो अनम्यूट क्यों किया? म्यूट करो यार। याग्निक, याग्निक, यस सर। ये कल क्या चल रहा था? व्हाट वाज गोइंग ऑन? क्या चल रहा था? अरे व्हाट वाज गोइंग ऑन? सर 1 मिनट। अरे क्या यार, तुम लोग रिवाइज करके नहीं आते हो। देखो मैं तो रिवाइज करके आता हूँ। मुझसे पूछ लो, मैं लास्ट सेंटेंस बता दूं कहाँ छोड़ा था। कभी ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लिए पलट के, सर आप बताइए। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हाँ में टाइप्स। क्लासिफिकेशन में difference between graphite and diamond. हाँ, यस, दैट इज नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड पे हम लोग चल रहे थे, नेटवर्क सॉलिड। और आज हम लोग बात करना था डायमंड एंड ग्रेफाइट। एंड द सूरत इज अ बिग हब ऑफ द डायमंड, इसलिए बताना जरूरी है। नहीं उसमें शायद हम लोगों ने कुछ बात कर ली थी सर, टेट्राहाइड्रल और ये वो चल रहा था नहीं? अरे हाँ या ना? पृथ्वीराज, अरे पृथ्वीराज बोल दे भाई, तेरे आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूँ। पृथ्वीराज, केम छो भाई? पृथ्वीराज, if you are not speaking I will remove you immediately, and if I will remove you, you will remove forever from my class. Prithviraj, are you there? Speak something. Prithviraj. Okay, no issue, I'm removing you. चलो अभी हम लोग चल रहे थे उसमें, क्या बोलते हैं, we were doing about the diamond and graphite, right? तो डायमंड एंड ग्रेफाइट को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको कंटिन्यू करूं, मैं आपका ये म्यूट कर रहा हूं। ऑल द स्टूडेंट गेट म्यूटेड एंड आई विल क्लोज माय कैमरा एंड आई विल शेयर माय व्हाइट बोर्ड। चलो, और इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मुझे आपके स्कूल में एक अटेंडेंस भी भेजनी होती है फर्स्ट पीरियड की, है ना? सही कहाँ किया? कहाँ सही? चले आगे बढ़ो। नाउ चलो भाई, हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट चल रहे थे। कुछ एक पॉइंट वी हैव ऑलरेडी टेकन। कौन कौन से पॉइंट लिए थे याद करो जरा, बताओ कौन कौन से पॉइंट लिए थे हम लोग ने?
अरे बताओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? Diamond. hybridization, geometry and structure. हाँ, मैंने वहां पे आपको एक बात बता दिया था, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया था। कार्बन इन डायमंड ऑल द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो टेट्राहाइड्रल शेप हो गया, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो गया, राइट। और व्हाइल इन द ग्रेफाइट द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये, और आपने वहां पे लिखा था कि ग्रेफाइट में लिखा था स्ट्रक्चर के बारे में, आपने पता नहीं क्या लिखा था, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उसमें मैं वापस दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे देखें, कार्बन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की अगर हम लोग बात कर रहे थे, टेट्राहाइड्रल है, तो टेट्राहाइड्रल मतलब ये ऑल द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, टेट्राहाइड्रल, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया था कि ग्रेफाइट में जो है वो हेक्सागनल, क्योंकि वो हेक्सागनल लेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्यों हेक्सागनल? क्योंकि अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो तो देखें यहाँ ट्राइगोनल प्लेनर आपको दिखाई देगा भी, जस्ट सी इट इज ट्राइगोनल वन, एंड मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ट्राइगोनल प्लेनर दिखाई दे। ठीक है, ये एक लेयर, अगर आप इसको देखें, बीच वाले को, इस कार्बन को अगर आप देखें, इस वाले कार्बन को, तो अपने अलोंग उसने 3 कार्बन होल्ड कर रखे हैं, और ये 120 बहुत अच्छा क्लियर कट एंगल आपको दिखाई दे रहा है, और ये 120 आपको बताता है ट्राइगोनल प्लेनर। और ड्यू टू हर कार्बन यहाँ ट्राइगोनल प्लेनर है, इसलिए एक हेक्सागोनल लेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। मैं एक और लेयर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, एक लेयर देखें, ये ऊपर एक लेयर बनाई है, ये दूसरी लेयर बना रहा हूँ, और आप इसको लेयर समझे, ठीक है। दिस इज वी हैव एंड सो ऑन। देखें, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में वीक वेंडर वॉल फोर्स होता है। ये इस स्ट्रक्चर की बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं, ये तो टेट्राहाइड्रल बता दिया, यहाँ पे बता रहा हूँ इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज जो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल कार्बन जो वो ट्राइगोनल प्लेनर है, बट ग्रेफाइट हैव हेक्सागोनल, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल लेयर लाइक स्ट्रक्चर, लेयर लाइक स्ट्रक्चर। ऑन द 2 लेयर आर, देखें ये जो मैंने रेड से आपको दिखाया ना, ये वेंडर वॉल फोर्स है, वेंडर वॉल फोर्स। अब सुनो, अब यहाँ पे एक बात लिखेंगे, डायमंड को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू दिस हेक्सागोनल लेयर लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट में लिखें ड्यू टू दिस हेक्सागोनल लेयर लाइक स्ट्रक्चर in which the layer is associated with van der Waals force, the graphite is soft, जबकि ये क्या था, ये हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट मटेरियल, और ये सॉफ्ट हो गया। और सॉफ्टनेस का कारण भी बता दिया, क्योंकि लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो भी लेयर जो है वेंडर वॉल फोर्स है। और सुनो, बॉन्डिंग में आप पढ़ के आ रहे हैं, सबसे वीकेस्ट फोर्स वेंडर वॉल फोर्स है, जहां कोई फोर्स नहीं लगता वहां वेंडर वॉल फोर्स लगता है। आगे भी लिखेंगे, नंबर 9, नेक्स्ट लिखेंगे ड्यू टू दिस लेयर लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू दिस लेयर लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू देयर लेयर लाइक स्ट्रक्चर, द ग्रेफाइट इज यूज्ड एज सॉलिड लुब्रिकेंट, ठीक है। तो लुब्रिकेशन के काम, सुनो, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, द सब्सटेंस व्हिच कैन यूज एज सॉलिड लुब्रिकेंट। तो यहाँ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं। तो दिस इज द ओनली मटेरियल व्हिच इज यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। अब इसका लुब्रिकेशन कहाँ यूज होता है मैं बता दूं, ये कॉस्टली आइटम है, इसलिए इसका ये लुब्रिकेशन में यूज होता है एयरक्राफ्ट इंजन्स में, ठीक है। तो नाउ एक बात और देखें, लिखेंगे एक बात और,
अब देखें यहाँ पे भी आपने कहा ये sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब हो गया एक p जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो जो p खाली है, देखें एक p जो है वो खाली है। अब मैं एक जो खाली p है वो ये बनाना चाहता हूं। देखें ये यहाँ पे लेयर है, ये खाली, ये वैकेंट p ऑर्बिटल, प्योर इट इज। अब सुने, अब इस जब हम लोग यहाँ पे कंडक्शन करते हैं, यहाँ पे करंट पास करते हैं, तो इसी वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर एंट्री ले लेता है, और जब एंट्री ले लेता है तो नेगेटिवली चार्ज यहाँ प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू दिस नेगेटिवली चार्ज इस लेयर को अनस्टेबल करता है, तो ये यहाँ से क्या करता है, इसको भगा देता है। जब वो भगा देता है तो वो दूसरी लेयर के इस वैकेंट ऑर्बिटल घुस जाता है। बहरहाल वो एक लेयर से दूसरी लेयर से तीसरी लेयर थ्रू दिस वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है, एंड दैट्स व्हाई exceptionally the graphite is electrical conductor। तो लिखेंगे due to the presence of this vacant p orbital, the graphite is exceptionally good conductor of electricity, good conductor। रीजन भी दे दिया मैंने। देखिए यहाँ पे ये बताना जरूरी नहीं गुड कंडक्टर है, क्यों है, मैंने उसका रीजन दे दिया। जबकि यहाँ पे सुनो देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या है, ये बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन आपको दिखने लगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। नाउ एक बात और बता दें कि हम लोग ने कल जब हम लोग ने एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बात की थी, तो वहां बताया था कि जो एन आइसोटोपिक प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात नोट करके लिखेंगे, नोट करके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में तो नहीं आता लेकिन आईसीएसई में खूब पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखेंगे कि लिखेंगे एक मिनट यहाँ पे कहता है द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन ग्रेफाइट is an isotopic property, electrical conductivity is an isotopic है वो, anisotrophic property। क्या मतलब हुआ इसका, एनीवन इन द क्लास, anisotrophic property। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात को बता दी, कल मैंने ये वर्ड आपको दिया था, आज उसमें क्वेश्चन दे दिया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी having different physical property from different angles। जी क्यों यही मैं जानना चाहता हूं, क्यों। सुनो इधर सुनो, क्योंकि ये अगर आप इसके परपेंडिकुलर प्लेन से अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेंगे तो नहीं है। कहां से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसीलिए मैंने बताया बिटवीन द टू लेयर्स ये ट्रेवल करता है थ्रू द वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये हुआ थ्रू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस हेक्सागोनल प्लेनर structure, it is a bad conductor of electricity while the electron is travel between the two layers, है ना। तो लेयर के बीच पे तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कभी भी वो कंडक्शन नहीं कर सकता। तो लिखेंगे because the electrical conductivity in the graphites is possible through in between the two layers, is possible through in between the two layers through the vacant p orbital, while this electrical conductivity is not possible, while the electrical conductivity is not possible through the perpendicular plane of this hexagonal layer like structure, आगे चलूं, कैन आई मूव? Yes sir। ओके चल। देखिए अब ये तो अब थी, हम लोगों ने सिर्फ सॉलिड की बात की, क्रिस्टलाइन पहले बात की कि वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड आर पॉसिबल। दो टाइप के सॉलिड थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। फिर जब हम लोगों ने एमॉर्फस सॉलिड को वहीं छोड़ दिया क्योंकि बोला कि सूडो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड है, तो आगे के चैप्टर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेकर चले। फिर आपने वहां पे पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, 4 तरह के थे, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड लास्ट वी हैव covalent solid, or it is we have
नेटवर्क सॉलिड, राइट। अब देखें, अब यहां से इनफैक्ट सॉलिड स्टेट का एक अच्छा सा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग आपके लिए है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस, और इसको एक और वर्ड बोलते हैं स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल, ठीक है। देखिए, पहले तो आप लिखें फिर आपको बताओ, पहले आप डेफिनेशन लिख लें क्रिस्टल लैटिस की, स्पेस लैटिस की, फिर हम लोग उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज अब यहाँ से समझने का खेल आ गया, और जहां से आपको न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस मिलेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो कुछ वो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन कुछ एक दिए हुए हैं कि कुछ आपको सब्सटेंस दिए होंगे, कि जैसे मान लो कुछ पॉलीमर टेफ्लॉन दिया होगा, पॉलीथीन दिया होगा, नेफ्थलीन दिया होगा, बेंजोइक एसिड दिया होगा, पोटेशियम नाइट्रेट दिया होगा, कुछ एक ऐसे उसमें पूछा होगा कि इसमें डिफाइन करें कि कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कौन इसमें एमॉर्फस सॉलिड है, या सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछ रहा, तो जाहिर सी बात है जिसमें आयनिक बॉन्ड बनाने जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो क्रिस्टलाइन होंगे, बाकी सबको आप वहाँ पे एमॉर्फस कंसीडर करके चलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, यहाँ तक आज की डेट में पढ़ा दिया है वहां तक, ठीक है। रियल लैटिस सॉलिड स्टेट, आप यहाँ क्रिस्टल लैटिस से स्टार्ट हो रहा, इसको आप लिखेंगे इरेगुलर, इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे irregular arrangement of a constituent particles. What is constituent particle? What is constituent particle here? जब मैं Atoms, ions, जी molecules. जी जी जी, तो बार बार हम लोग लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग शुरू बोल के चले आ रहे हैं, irregular arrangement of the constituent particle. इस पूरे चैप्टर में जब भी हम लोग constituent particle बोल रहे हो तो आप मान के चले वो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, of their constituent particle of a crystalline solid in a three-dimensional space, is known as crystal lattice, or space lattice, is known as crystal lattice or space lattice. Full stop. आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, the position occupied by the constituent particle in a crystal lattice is known as lattice point or lattice site. देखिए साइट की यहाँ पे जो जिस साइट को हम लोग यूज करते हैं वो SIT है, लैटिस इस चैप्टर में ये साइट बहुत यूज होगा, साइट का मतलब पॉइंट, जहां की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ना लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, हाँ पहले से रिपीट करो ना सेंटेंस। the position occupied by the constituent particle in a crystal lattice is known as lattice point or lattice site, is known as lattice point or lattice site, is known as lattice point or lattice site. नेक्स्ट एक और देखा डेफिनेशन है, तीन, अब मैंने तीन चीजें बताई, पहले आपको बताया व्हाट इज लैटिस, अब अंडरलाइन कर लो सो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, फिर आपने मैंने नेक्स्ट जब बोलो तो आप तुरंत लाइन चेंज कर लिया करें, फिर आपको बोला मैंने लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट डिफाइन किया, अब मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ यूनिट सेल, ठीक है। तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, smallest repeating unit, the smallest repeating unit in a space lattice, which repeated over and over again, produce a complete lattice, is known as
unit cell is known as unit cell, is known as unit cell. ठीक, मैं देखिए अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं और आपको शायद हो सकता है। और देखिए ये थोड़ा सा कंसीडर करेंगे आप, क्योंकि डायग्राम ये इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कभी कभी, आप उसको एकदम सीधा समझें। देखिए ये एक क्यूब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए इस क्यूब को मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं बाइफरकेट कर रहा हूं, काट रहा हूं। बताएं कितने पार्ट कर दिए मैंने इसके? हाउ मेनी पार्ट यू आर ऑब्जर्विंग? बेटा बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। हाउ मेनी पार्ट यू आर देख रहे हैं इस क्यूब के? मैंने ब्लैक वाला जो क्यूब था उसको मैंने काट के कितने पार्ट कर दिए? 8. 8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखिए नहीं दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा मैं दिखा दे रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं। देखें अगर जिनको नहीं दिख रहा है, देखिए मैं लिख रहा हूं, देखिए आपके नहीं, ये देखिए फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, एंड ये 4 क्यूब दिख रहे हैं, इसके नीचे 4 और आपको दिख रहे हैं। देखिए मैं नीचे दिखा दे रहा हूं, दिस इज 5 6 7 8 क्यूब निकाल दिए मैंने, 8 क्यूब। बोलो यस और नो? अरे यस और 8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? ओपन योर माइक। Yes. Yes, sir. Yes. सबको दिख रहा है ना 8? अब सुनो, अब इसमें भी मैं दिखा रहा हूँ चीज, ये जितने यहाँ जो भी जो क्रॉस कर रहा है वहां पे जो आपको दिख रहा है, देखिए मैं क्या अब इसको भी सर्किल करके दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बैठे हुए, दिस इज ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट। मैं सब पॉइंट पे पहले बैठा दूं सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बताइए कितने कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको दिख रहे हैं? 24. कितने कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहे हैं? देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको इसको कह रहे हो लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। मैं कल कोशिश करूंगा आपको इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाने का, अभी तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, आप जैसे बना सकते हो उसकी बात कर रहा हूं। लैटिस पॉइंट वाला ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आप सुनो, ये जो आपने पूरा सेटअप बनाया इसको कहोगे आप स्पेस लैटिस, लैटिस, और इसको आपने कहा क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। ये पूरा सेटअप ये इनफाइनाइट हो सकता था, लेकिन मैं इनफाइनाइट बना नहीं सकता हूं, मैंने स्पेस क्रिस्टल लैटिस, आई एम सॉरी, मैं इनफाइनाइटली नहीं बना सकता था, मैंने यहाँ पे बनाया, उसमें 8 आपको क्रिस्टल करके दिखा दिए, क्रिस्टल लैटिस। अब सुनो सुनो, इसकी वन रिपीटिंग यूनिट, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट कौन सी है? स्मॉलेस्ट, मैं इसको देखो शेड कर रहा हूं, शेड कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, ठीक है? आई एम डूइंग द सेम, और इस कलर से करता हूं। देखिए यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूं इसको, देखिए एक क्यूब इसमें से बाहर निकालते हैं, एक क्यूब, ये सेकंड वाले को मैंने बाहर निकाल लिया, ये एक देखो जिसको शेड कर दिया, ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। टोटल इस तरह कितनी यूनिट है इस क्यूब के अंदर? हाउ मेनी यूनिट यू आर सीइंग इन दिस? अरे बोलो भाई, कितनी यूनिट इस तरह की आपको दिखाई दे रही है? देखिए मैं इस छोटी यूनिट को भी जिसको बाहर निकाल लिया वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक यूनिट बना के दिखा रहा हूँ। ये सेकंड वाली मैंने निकाली और इसको मैंने आपको देखिए शेड कर दी, इसको भी, ये पूरी यूनिट जो है इसको, दैट इज यू हैव यूनिट सेल, यूनिट सेल।
ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, जिसको आपने यहाँ पे 8 इस तरह की यूनिट यूज करके पूरा ये स्पेस लेटस बनाया। अभी 8 ही नहीं, आप इसको इनफाइनाइट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने कल बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक डिफरेंस में बताया था, इट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ये इनफाइनेटली इस तरह और एक्सटेंड कर सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, इट विल गिव यू द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और ये इनफाइनेटली लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। कल हम लोगों ने क्रिस्टल की क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में एक वो किया था, एमॉर्फस जो था शॉर्ट रेंज ऑर्डर था, इसीलिए इस तरह का स्ट्रक्चर वहां पॉसिबल नहीं था। एनी डाउट स्टूडेंट्स? एनी डाउट? No, sir. आगे बढ़ो, आगे चलो, Yes. आगे चलो। Yes, sir. चलो, अगर आगे चलना है तो आगे चलने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे इस यूनिट सेल को दोबारा बना रहा हूँ और साफ सुथरे ढंग से ब्लैक कलर में बना रहा हूँ इस यूनिट सेल को। देखिए, ये अगर आपको यूनिट सेल देखना है, मैं आपको अब बैठे बैठे दिखाता हूँ। जिस रूम में आप बैठे होंगे ना, वो भी अपने आप में एक यूनिट सेल है। आपका घर, आपका कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हैं, वो एक यूनिट सेल है आपके घर का। और देखिए, मैं आपको उसमें कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, आप देख पाए, शायद देख पाए। देखिए, आपके रूम में एक कॉर्नर, जिस रूम में बैठे हैं उसका एक कॉर्नर देखें, एक आपके पास ये दीवार से एक, देखिए 2 वॉल के कॉर्नर में आप जब देख रहे होंगे ना, तो 2 वॉल आके मिल रही होंगी और नीचे से एक फर्श आके मिल रहा होगा। तो एक वॉल और एक फर्श का ये एंगल, आप इसको कह रहे हो अल्फा। देखिए, एक मैं इसमें अल्फा बीटा आप सीक्वेंस में किसी से भी ले सकते, अल्फा। फिर उसके बाद एक, देखिए इसको, इस दूसरे को आप कह रहे हो बीटा, और इस वॉल से इसका कह रहे हो गामा। यहाँ पे 3, हर जगह यहाँ पे आपको 3 एंगल मिलेंगे, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ये इसके 3 एंगल, गामा, अच्छा गामा। यहाँ पे आपको 3 एंगल मिल रहे हैं, इनकी जरूरत अभी पड़ेगी इसलिए बता दिया, गामा, ये यहाँ के एंगल है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें देखें क्यूब है, एक अलग बात है, अदरवाइज ये ए, देखें यहाँ पे ये आपके पास इसका बी, और ये इसका हाइट इसकी यहाँ पे सी है, ये एक अलग बात है फॉर क्यूब। तो 3 एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ए, बी एंड सी, ये एज है, एज लेंथ, जिसको आप लेंथ कहते हो ना। अब सुनो, क्यूब में ये तीनों बराबर होती है, इसलिए यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बाकी सारी लैटिस क्रिस्टल लैटिस में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आए, यही आपको बताना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस यूनिट सेल को, इस यूनिट, देखिए यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल। मैंने इसकी यूनिट सेल में आपको दिखाया कि एवरी यूनिट सेल हैव 3 एंगल, अल्फा, बीटा, गामा, एंड एवरी यूनिट सेल, वो यूनिट सेल कौन कौन कितनी तरह के होंगे वो बात बाद में करूंगा, एंड ऑल द यूनिट सेल हैव 3 साइड्स, दैट इज ए, बी एंड सी। नोट करके लिखें, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, नोट करके, every unit cell of crystal lattice have 3 angles, alpha, beta, gamma, and 3 sides, ब्रैकेट में लिखें एज, यहाँ पे हम लोग इसको एज बोलते हैं, और उसकी लेंथ को बोलते हैं एज लेंथ। क्वेश्चन में ये वर्ड आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्लियर करके चलना, एज लेंथ है ना, तो यहाँ एज बोले, एंड दे हैव 3 साइड्स, और ब्रैकेट में एज, दैट इज a, b, c, a, b, c। चले, अभी ये इज इट क्लियर तो एवरीवन? सर जी बताएं। सर, ये इधर एज इक्वल है, इक्वल बी इक्वल सी, तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे अलग? बेटा बच्चा, मेरे भैया, मैंने ये नहीं कहा कि इक्वल है, मैंने अभी आपसे कहा कि इस पर्टिकुलर, यहाँ पे एक क्यूब है, क्यूब में बराबर आपको दिख रहा है, दिखना चाहिए, लेकिन वो जो अभी मैं टाइप ऑफ लैटिस बोलूंगा क्यूब, उसका एक पार्ट है जिसमें a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, सारे एज बराबर होते हैं, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो वो क्यूब कहलाता है। लेकिन अलग अलग, अभी 7 टाइप के क्रिस्टलाइन अभी अरेंजमेंट देखेंगे, तो उसमें अलग अलग एंगल मैं आपको यहाँ बता के लेके चल रहा हूँ कि एवरी यूनिट सेल हैव 3 एंगल, इक्वल है या नहीं है वो बात की बात है, अभी बात करूंगा बाद में, क्योंकि उसी से आपको अलग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे हम लोग, ठीक है।
तो और वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे तो क्या कहलाएगा, इक्वल होंगे तो क्या कहलाएगा, अगर यही सारे एंगल आपके पास इक्वल हो 90 डिग्री हो तो और एजेस जो है तीनों बराबर हो तो उसको आप कहते हैं क्यूब। इज इट क्लियर नाउ? मैंने अभी आपसे ये नहीं कहा कि इक्वल है, मैंने कहा एवरी यूनिट सेल कैन हैव 3 एंगल एंड 3 एज। इक्वल है कि नहीं है वो अभी आगे देखेंगे। इज इट क्लियर? कौन किसने पूछा था, बोलो क्लियर? यस सर। आगे बढ़ू, किसी और को कोई डाउट? भैया देखो ये डायग्राम बेस्ड टॉपिक है, जो चीज जब तक डायग्राम सामने दिख रहा है जो भी पूछोगे बताऊंगा, फिर उसके बाद में पूछोगे ना तुमको समझ, मैं तो जवाब दे दूंगा, आपको समझ में आएगा कि डायग्राम सामने नहीं होगा, मैं दोबारा बना ना पाऊंगा। तो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, आई विल मेक इट क्लियर। मुझे आगे की जल्दी नहीं है, ये चैप्टर थोड़ा सा हैंग करता है बीच बीच में क्योंकि डायग्राम समझ में नहीं आते, तो मैं जल्दी में नहीं हूँ। मेरा ये मोटिव रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए। दोबारा जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो आपके लिए वो रिवीजन होना चाहिए, प्रिवीजन नहीं होना चाहिए। आप जब पढ़ें तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यस सर। चले सर ये वाला डायग्राम एक बार समझा दो ना। कौन सा डायग्राम बोलो? इसमें मैं नंबर दिए दे रहा हूँ, ये नंबर बड़ा 1, वाला। नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 नंबर 1 में बेटा कुछ नहीं है, एक स्मॉल आप इस तरह का क्यूब समझ लो। ये नंबर 2 को आप समझो, इस तरह के स्मॉल क्यूब को हमने क्या किया, ये 8 क्यूब लगा दिए। देखो 1 नीचे मैं यहाँ देखो दिखा रहा हूँ, 5 6 7 8, इसको आप नंबर 1 मान के चलो। 1 2 3 4 लगाए और उसी के ऊपर और 4 लगा दिए, 5 6 7 8, टोटल 8 क्यूब है इसमें। और ये हमने तो 8 एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाया, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो देखिए मैं आपको रिपीट कर दूं, आपने स्पेस लेटर्स जो वर्ड लिखा उसमें लिखा ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस मतलब अभी ये और क्यूब लगाए जा सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो वो इनफाइनाइट ऑर्डर के हो जाएंगे। और कल जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस पढ़ रहे थे तो आपने लिखा भी था क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज का मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ इस तरह के इनफाइनाइट क्यूब्स को लगा, इस तरह का यूनिट सेल जो है वो इनफाइनाइट लगा सकते हैं। आप किसी गोडाउन में जाते हो ना तो क्या होता है, मान लो सपोज करो कोई बॉक्स में कोई चीज रखी हुई है कार्टन में, तो वहां पे क्या होता है बड़े कार्टन में, ठीक है, वो वहां देखते हो सैकड़ों कार्टन लगे होते हैं, वो इनफाइनाइट बड़ा सा एक वेयर हाउस है, बड़े वेयर हाउस में कार्टन में चीजें रखी हुई है। तो उस कार्टन के अंदर छोटे बॉक्स होंगे, छोटे बॉक्स के अंदर छोटी छोटी यूनिट होगी। तो कभी कभी आप कोई चीज खरीद के लाते हो ना, मान लो एक बड़ा सा बॉक्स में खरीद के लाया, इंक की वो इंक के बॉक्स से खरीद के लाया, देखो मैं बना रहा हूँ, ये इंक बॉक्स है, ठीक है, ये इस तरह का कोई बॉक्स है। और इसको देखें, इसको जब आप खोलते हो ना तो उसके अंदर बॉक्स के अंदर एक नहीं, उसके बाद अंदर इंक की 12 उस तरह की शीशियां रखी होती हैं। अब देखें ये बॉक्स एक यूनिट हो गया, उसके अंदर 12 अगर छोटे छोटे ये 12 ये जो है ये इंक की यहाँ बॉटल रखी हुई है, वो भी पैक है, वो भी एक छोटी छोटी उसमें डिब्बी में पैक है। तो ये जो छोटी छोटी डिब्बी है, एक यूनिट जो इंक का है वो यूनिट सेल कहलाएगा, और ये पूरा अरेंजमेंट जो है क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। दुकान में जाओगे तो इस तरह के बॉक्स एक बड़े बॉक्स में कई एक रखे होंगे, तो हर बॉक्स के अंदर लिखा रहता है, जैसे इस बॉक्स में लिखा होगा 1 into 12 यूनिट्स ऑफ इंक। तो इसका मतलब इस पूरी 12 यूनिट को मिला करके मैंने एक बड़ी यूनिट मान ली। फिर उसके बाद जो कॉटन होगा वहां लिखा होगा 100 into 1, इस तरह के 100 यूनिट उस कॉटन में रखी होंगी। उसी तरह गोडाउन में जाओगे तो वहां पे लिखा होगा 1000 कॉटन्स देयर, मतलब उस तरह के जो बड़े बड़े कॉटन है वो 1000, वही इनफाइनाइटली वही अरेंजमेंट है क्रिस्टल लैटिस का। अरे आर यू गॉट माय पॉइंट और नॉट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो इस तरह के डिब्बे हम जो है छोटे छोटे डिब्बे को बड़े डिब्बे में, बड़ा डिब्बा उससे बड़े डिब्बे में, बड़े डिब्बे बड़ा हॉल में जब हम पैक करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वही अपना क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है। अगर सुनो मैं दूसरी तरफ बात करूं, मुझे अगर 10 टन गेहूं रखना, गेहूं समझते हो, व्हीट, तो क्या हम कमरे के अंदर उस तरह अरेंज कर सकते हैं इनफाइनाइट ऑर्डर? एक पहाड़ टाइप का बन जाएगा, लेकिन वो इस तरह बन सकता है, बोरों में नहीं रख रहा हूं, खुले रख रहा हूं, इस तरह बन सकता है, लेकिन इस तरह का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं सकता है। इसीलिए आपने ये एमॉर्फस अरेंजमेंट है, इसको आपने कहा था शॉर्ट रेंज ऑर्डर।
शॉर्ट रेंज, क्योंकि देखिए इतना हाइट तक तो ले ही लिया ना उसने, शॉर्ट रेंज। लेकिन हाँ, ये इस तरह का रेगुलर इस तरह का पैकिंग में नहीं हो सकता था, इस तरह की पैकिंग में नहीं हो सकता था। इस तरह की पैकिंग में कौन हो सकता है? सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है। और लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो वो इनफाइनेटली एक तरह अरेंज हो सकता है। Yes, student, any doubt, any confusion, any doubt, any confusion? No, sir. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। Yes. चले, इससे इससे पहले कि हम लोग आगे चले, यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। देखें, ये लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट सेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। On the basis of the unit cell of constituent particle, primarily this system is of 3 types. देखिए बुक में हो सकता है बहुत सारे टाइप, जो हमारे सिलेबस में जो है मैं उसकी बात करूंगा। Now number 1 is called simple cubic. Simple cubic, और इसको हम लोग एक और नाम देते हैं primitive unit cell. Unit cell. Number 2 we have body centered unit cell. And number 3 we have face centered unit cell. Face centered unit cell. ये यूनिट सेल क्या है बच्चों? इसको मैं हटा दे रहा हूं, सिंपल क्यूबिक की जगह प्रिमिटिव लिख रहा हूं, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हौच पौच करने से आप कंफ्यूज हो गए। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये यूनिट सेल का क्या मतलब है? 12C, यूनिट सेल का क्या मतलब है? मैं बोलूं? अरे नहीं मालूम, अगर एक आदमी बोल दिया करो, आप ही बताओ सर। Smallest repeating unit in a space हाँ, like. ये इसकी बात कर रहा है। ये यूनिट सेल अब हमारे पास 3 तरह की है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये इसकी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, ये 3 तरह की हो सकती है। नंबर 1 सिंपल, दूसरा नंबर 2 बॉडी सेंटर्ड, नंबर 3, तो आप यहाँ पे नंबर 1 आप डालेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल लिखेंगे all those unit cell whose constituent particles are present at each corner of the unit cell, at each corner of the unit cell, then it is known as primitive unit cell or simple unit cell. Simple unit cell. Primitive unit cell और simple unit cell. देखिए मैं आपको इस तरह समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। जो हम लोग ने अभी यूनिट सेल पीछे बनाया था, बिल्कुल उसी की बात कर रहा है कि एक ये यूनिट सेल है अपने पास, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सिर्फ उसके कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे हो। देखिए मैं ब्लैक से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखा रहा हूं, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे। ठीक है,